बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी गहमा गहमी जो है वो देखी जा सकती है। आज जब लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से सॉलिडारिटी शो करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक रैली निकाल रही थी, तो दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस अपोजिशन के हवाले से एक चार्जशीट पेश कर रहे थे। आज जिस अंदाज में शहबाज गिल साहब की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया और उन्होंने कहा कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पर हिंदुस्तानियों से, और यही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में मरियम नवाज साहिबा की 15 दिनों में 2 हिंदुस्तानियों से मुलाकात हुई है, 2 भारतीय लोगों से मुलाकात हुई है। ये दावा है आज डॉक्टर शहबाज गिल का। दूसरी तरफ पीडीएम जो है, ये जो अपोजिशन का अलायंस है, ये भरपूर अंदाज में कोयटा से 11 अक्टूबर को अपनी इस तहरीक का आगाज़ करने को तैयार है। आज पीडीएम का सरबरा जो है वो भी चुन लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के सरबरा मुंतखब हो गए, लेकिन वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये तजवीज़ आई कि सरबरा जो है वो कोई परमानेंट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि रोटेशन पर होना चाहिए और हर सियासी जमात को ये नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, जिस पर एएनपी ने एग्री किया। और उसके बाद अब ये तय किया जा रहा है कि ये रोटेशन जो है, ये सरबराही की जो मुद्दत है वो कितना अरसा होगी। बहरहाल आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और आज एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी जो हमें लाहौर वाले इस जलसे में या रैली में देखने को मिली, पहले तो वो सुनाते हैं। एक ज़माना वो था कि जब हम हमेशा बात करते थे कि ये जो एथनिक लाइंस पर नारे लगाए जाते हैं या डिवाइड करने की कोशिश की जाती है अपने सियासी मकसद के लिए, वो नहीं होना चाहिए। जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग, ये जो है एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था। ये भी उस टाइम पे पंजाब में लगाया गया था, किस जमात की तरफ से आप सब जानते हैं। और आज ख्वाजा साद रफीक ने फिर से पंजाब कार्ड इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हुकूमत कहती है कि खुद उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस ली और तहरीक से खुद को अलग करने के लिए उन्होंने जेल जाने को तरजीह दी। लेकिन आज साद रफीक साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला है। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है सियासत के अंदर जब आप एथनिक लाइंस को ले आते हैं। और अब ये जो तहरीक जिसका आगाज़ कोयटा से होने जा रहा है, अब एक लड़ाई, एक तबले जंग तो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी ने एक सख्त रवैया रखते हुए बजा दिया है। अब मसला ये है कि ये इसका कोई दरमियानी रास्ता भी है, और जो हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर नवाज शरीफ और PMLN के हवाले से हिंदुस्तानी रवाबित की बात हो रही है, उसमें कितनी सदाकत है। आखिर ये जो जंग है, ये सियासी लड़ाई जो है, ये ख़त्म कहाँ जाके होगी। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड एनालिस्ट हैं। हमने कोशिश की है PMLN से, लेकिन सब ने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की मसरूफियात हैं, बट मे बी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें प्रोग्राम में आगे जाके ज्वाइन करेंगे PMLN का मौक़िफ़ जानने के लिए। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये ओवरऑल तज्ज़िया पहले तो इस पर बताइएगा। अब सियासी जंग है, बड़ा सख्त रवैया है नवाज शरीफ साहब का भी, उनकी साहबजादी का भी। हुकूमत कह रही है कि जी आप फ़ौज को जो है वो ललकार रहे हैं, आप फ़ौज को अटैक कर रहे हैं। इसमें ये जो नैरेटिव बार बार बिल्ड करने की हुकूमत की से कोशिश की जा रही है कि ये हिंदुस्तान की ईमा पर हो रहा है, ये भारत और रॉ की ईमा पर हो रहा है। फिर SCCP के हवाले से जो डेटा यहाँ से वहाँ पहुँचा, उस पे भी जो मेजर गौरव आर्य हैं, उनके जो वीडियो के अंदर खुद उन्होंने बताया है कि जी पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हुए 30-40 हज़ार में उन्होंने डेटा जो है वो ख़रीद लिया। और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की यहाँ पर फिर आज ये क्लेम सुनने को मिला कि जी 15 दिन में 2 भारतीयों से मुलाकात हुई है। कितना कोई ये खतरनाक नैरेटिव बनता जा रहा है? देखिए, एक तो पहले मियां नवाज शरीफ साहब का ज़रा हमें गौर करना पड़ेगा कि वो 3 दफ़ा के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और वो कौमी राज मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और बड़ा टर्बुलेंट पीरियड उन्होंने देखा है जब पाकिस्तान जिस नहज पे था। वो जब वो लंदन में बैठकर ये बात करते हैं तो उसके मानी टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। मैं किसी को गद्दार या किसी को मुहब्बत वतन, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि जब एक कोई अमल होता है या कोई बात होती है, उसका इफेक्ट क्या है। पाकिस्तान इस वक्त
इसराइल हमारे सरहदों तक पहुंच गया हुआ है, यूएई में बैठा हुआ है, ओमान में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, भारत में बैठा हुआ है, कश्मीर में बैठा हुआ है। पाकिस्तान को हर तरफ से घेरे में है ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उनका टारगेट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं, और उनको जो संभालने वाले पाकिस्तान की फौज है वो इसमें कभी उन्होंने कोई छुपा कर नहीं रखा। अब जो बात चल रही है वो क्या चल रही है बात, मियां नवाज शरीफ ने जो भी बातें की उनमें किसी एक में भी सच्चाई नहीं थी। जब उन्होंने जनरल ज़हीर का जिक्र किया तो जनरल ज़हीर को तो खुद उन्होंने बड़े एजाज के साथ रुखसत किया, उनको लेटर भी दिया, कुछ सर्टिफिकेट भी दिया, खाना चना भी दिया। तो ये कैसे हो गया कि जनरल ज़हीर अच्छी परफॉर्मेंस पे उनकी तारीफ हुई? वो हमने कल तस्वीर भी दिखाई थी, आप उसमें देख सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब वो DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात कर रहे थे तो वो किसी ऐसे शख्स की नहीं थी कि जिसने उनसे इस्तीफा मांगा हो और वो उसको फेयरवेल मुलाकात जो है वो कर रहे हो जी। और ये पहला मौका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बयानी से काम लिया है, और पूरी कौम जानती है कि वो इसमें माहिर भी हैं, और जिस किस्म की वो बातचीत कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है इस वक्त। मैं जब वो लोग कंपेयर करते हैं ना उनको या MQM के जो सरबराह थे उनके नाम उनके साथ, तो मैं समझता हूँ बड़ा गलत कंपैरिजन है जी। इसलिए उसको तो किसी ने कोई पॉलिटिकल ऑफिस था ही नहीं उसके पास, ना उसको गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया था, ना वो पाकिस्तान से वो चंदों पर रह रहा था। ये मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है कि पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेकर गए हैं, और वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वक्त बैठकर उस मुल्क के खिलाफ एक बयानिया देने के लिए, इसका उन्होंने नमक भी खाया हुआ है और जिसका पैसा लेके वहां बैठे हुए भी हैं। फिर देखिए जब, लेकिन इसको वो इस्तेमाल करते हुए आपने जिस तरह से कहा कि आप किसी को गद्दारी के या मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आपने ये बात की। ऑन दी अदर हैंड आपने फिर ये भी कह दिया कि जो जितनी भी वो बातें कर रहे हैं उनमें सदाकत नहीं है, वो सच बातें नहीं हैं। लेकिन हुकूमत जो बात कर रही है, मैं जनरल साहब इसी पे दोबारा आती हूँ, लेकिन फारूक हबीब साहब, हुकूमत जो बात कर रही है जी, हुकूमत जो बात कर रही है कि जी ये भारतीय ईमा पे हो रहा है, ये रॉ की ईमा पे हो रहा है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो कराना चाह रही है वो नवाज शरीफ बोल रहे हैं। और फिर शहबाज गिल का आज का जो दावा है ये भी ज़रा बताएं कि इसके कोई शवाहिद हैं आपके पास, कोई एविडेंस मिला है जो आप लोग कह रहे हैं कि जी मरियम बीबी ने 15 दिनों में 2 मुलाकातें एक भारतीय किसी से की हैं, शहरी से? देखें, बात यह है कि जहाँ तक रही बात नवाज शरीफ साहब के हवाले से, देखें आपके इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ ही उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान आए 100 लोगों के साथ। उनमें अजीत देवल भी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है वो भी उनके वफद के अंदर शामिल था। बग़ैर वीज़ों के जो है वो इनके मेहमान बने और साड़ियों और आमों के तोहफे भी जाते रहे, आपके इल्म में है। ये मोदी के हलफनामे के ऊपर गए, वहाँ पर जिंदाल को मिलने चले गए, वहाँ पर ये हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने नहीं गए थे। कलभूषण यादव पकड़ा जाता है, DG ISPR को परवेज रशीद को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ती है, ये नहीं बोलते। आप उफ़ा डिक्लेरेशन की बात होती है उसमें कश्मीर का नाम निकल जाता है। आज भारत पाकिस्तान के अंदर जब हमले करवाता है तो स्ट्रेट अवे ये कहा जाता है कि भारत इसके अंदर जो है वो मुलव्वस है। आज अगर उनके 2 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो सोचा नहीं जाता, जहाज़ों को नीचे गिराया जाता है। देखिए बात यह है कि जो पुराने रवाबित, पुराने ताल्लुकात वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर कौन करना चाहता है? अगर आज आप बात करें पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड की, आज लीबिया के अंदर क्या हो रहा है, आज इराक के अंदर क्या हो रहा है, आज सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो उनकी अफवाज थी उनको कमज़ोर किया गया। आज भारत क्या चाहता है खुलेआम, जिस तरह आपने बात की कि उनके जो मेजर गौरव हैं वो आके किस किस्म के बयान देते हैं, या उनके जो जर्नैल हैं या जो रा के उनके अपने लोग हैं वो उनकी टीवी पे भारत पे आके क्या प्रोपेगेंडा करते हैं। तो फारूक हबीब साहब, ये जो इंक्वायरी वजीर आजम साहब ने करवाई है ये SCCP के डेटा के हवाले से, अगर वाकई लिंकेजेस हैं PMLN के या उनकी लीडरशिप, तो उनको पब्लिक करें, उनको आवाम के सामने रखें जो दावे आप लोग कर रहे हैं। देखें ये तमाम देखें ये तो तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं और उसके हकाइक भी जो है वो सामने आ जाएंगे। और आपके इल्म में है कि सागदार ज़फ़र हजाजी, उनका क्या ताल्लुक़ था, और उनके जो साहिबजादे हैं वो भी अभी भी SCCP के अंदर मौजूद थे जिनके ऊपर ये तमाम तर इंक्वायरी हो रही है, उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज जो भारत का नैरेटिव है, अगर इस मुल्क का जो साबका वज़ीर आज़म है
ठीक है, वो सिर्फ उसको NRO नहीं मिल रहा तो वो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देगा। वो कहेगा जी मुझे साबका DG ISI ने कहा था कि मुझे आप इस्तीफ़ा दे दें, तो उसके बदले में आपने मुशाहिद हुसैन का इस्तीफ़ा ले लिया, तो मुशाहिदुल्लाह का इस्तीफ़ा ले लिया, तारिक फातमी का इस्तीफ़ा ले लिया, परवेज़ रशीद का इस्तीफ़ा ले लिया। आपके अपने मामलात कमज़ोर थे। आज आपको ये तमाम तर चीजें याद आ रही हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं ये पाकिस्तान के दफात की ज़ामिन है। आज पाकिस्तान जो है, आज पाकिस्तान की जो मजबूती है पूरी दुनिया के अंदर, उसके पीछे पाकिस्तान की अफवाज है। अगर ये कोशिश उस वक्त की जाती इस जमहूरियत को या पार्लियामान को मजबूत करने की, तो आज ये बात नहीं होती। फीसा शाह साहब, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि आज ये दावा किया गया कि अब 15 दिनों के अंदर 2 बार मरियम बीबी जो हैं वो किसी भारतीय शहरी से मिली हैं, ये हुकूमत का दावा आया। फिर उन्होंने कहा कि जी एविडेंसेस हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये तमाम चीज़ हो रही है। अब इस पूरे किस्से के अंदर कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का तस्करा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी और PMLN की लीडरशिप की मुलाकातें हैं, जो हुकूमत कहती है हमारे पास शवाहिद हैं और हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि किस किस ने मुलाकातें की हैं। अब इस सारे के अंदर PDM की जो दूसरी जमातें हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं एक PDM में शामिल एक और बड़ी सियासी अपोजिशन जमात पे? देखिए, इसके डिटेल्स तो यकीनन PMLN के जो स्पोक्स पर्सन है वो ज़्यादा वजाहत करेंगे। मैं PDM के हवाले से बात करना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं आज मजम्मत करूँगी एक बार फिर। सदारती महल से एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सितंबर 1 को, और वो है कि जो सिंध के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर वफाक का कब्जा ये गैर आइनी है। आर्टिकल 172(2) के मुताबिक जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी उसके अंदर टेरिटरी है वो सूबे की मिल्कियत है, लैंड जो है। वैसे भी आइन में जमीन जो है वो मिल्कियत है सूबों की। ये परसों अक्टूबर 1, ओके ठीक है, 1 अक्टूबर की टेरिटोरियल फीचर्स है वो फिर वफाक की आ जाती है, और ऑफ कोर्स एनीथिंग अंडर द ग्राउंड वो वफाक की है। तो एक बार फिर सदारती महल जो साजिशों का महल है, वहां से एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डिनेंस जारी हुई है, और इसकी बहैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक की सियासत करती है, इस सूबाई खुद मुख्तारी पर एक बार फिर वफाक की तरफ से एक लात मारी गई है, जिसकी मैं मजम्मत करूंगी। उसके बाद PDM, जब से PDM बनी है तो इनकी रागनी जो है ना वो रुकती नहीं है। इनको पता है कि ये वीक फुटिंग पर है। जो एलानिया जारी हुआ है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जो पाकिस्तान का जो आईनी ढांचा है उसके अलावा और आइन में रहते हुए जो भी बातें उसमें डिमांड्स और रेजोल्यूशंस रखी हुई हैं, उसमें मुझे ये बता दें कि उसमें गलत क्या है। अब इनकी कोशिश है कि या तो फिर जो लीडरान हैं जो इसको स्टीयर कर रहे हैं उनके ऊपर मुहिब्बुल वतनी के ये इल्जामात दें, या फिर ये हमें डिवाइड करने की कोशिश करें। और ये हमें भी पता है बहैसियत कारकुन कि इस PDM की स्ट्रेंथ ही इत्तेहाद है। इंशाल्लाह ये मुत्तहिद रहेंगी। आज इन्होंने मुत्तफिका इसका जो आप डिवाइड करने की कोशिश करें, चलें, लेकिन अगर ये हुकूमत जैसे कि कह रही है कि SCCP की रिपोर्ट जिसमें इनके लिंकेजेस हैं कि डेटा कैसे चोरी करके भारत भेजा गया, अगर वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती है और ये जिन 2 मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं हुकूमत इसके शवाहिद भी आप लोगों के सामने रख देती है, तो फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? मैं तो सबसे पहले इस हुकूमत की मुहिब्बुल वतनी के ऊपर मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरी जमात का भी क्वेश्चन है। ये वो जमात है जिसके लीडर ने मोदी के लिए दुआएं मांगी कि मोदी जीत जाए, और वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो उनकी इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हो। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हल होगा अगर मोदी इलेक्ट होगा। फिर इसी शख्स के हाथों सकूत कश्मीर हुआ है। तो मेरी सबसे ज्यादा, मैं अगर क्वेश्चन करूंगी मुहिब्बुल वतनी की, तो मैं इनकी जमात और इनके लीडर जो हैं
जो मैं समझती हूँ कि वजीर आजम के लायक इस वक्त नहीं रहे, अच्छा। न ही मुल्क के वजीर आजम कहलाने के हकदार हैं। सबसे ज्यादा मुहिब्बुल वतनी का क्वेश्चन मार्क तो उनकी अपनी जात पर होता है। फिर ये कुलभूषण बचाओ भगाओ, ये कुलभूषण की ये दिन में 10 दफा कुलभूषण का ये जिक्र करते हैं। कुलभूषण बचाओ भगाओ ऑर्डिनेंस किसने जारी की है, इसका ये भी बता दें। कश्मीर जो है इसके ऊपर किसने कॉम्प्रोमाइज किया है, उसका भी ये बता दें। मोदी का जो हकीकी आप कह रही हैं कि हुकूमत की मुहिब्बे वतनी पे आप ज्यादा शक करेंगी। ठीक है, तो 3-4 मिसालें भी आपने सामने रख दी। जनरल साहब, ये जो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने बात की है कि ये पीडीएम जो है वो मुत्तहिद रहेगी और हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, क्या यही वजह है या कोई और रीज़न आपको समझ में आता है कि हुकूमत के भी जितने तर्जुमान हैं, जितने वुज़रा हैं, टॉप लीडरशिप भी देख लें आप उठा के, उनकी तोपों का रुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ PMLN की तरफ है, नवाज शरीफ की तरफ है, मरियम नवाज की तरफ है। पीपल्स पार्टी के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से कोई हुकूमती नुमाइंदा बात नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा। ये खामोशी जो है इसका सबब क्या है? ये वाकई डिवाइड करने के लिए कुछ हो रहा है या कुछ और रीज़न है? देखिए, एक तो ये सियासी गेम्स तो चलती रहती हैं। ये पीडीएम मुत्तहिद अपना इत्तेहाद दिखाना चाह रहा है हुकूमत को, और हुकूमत हटाना चाह रहा है। हुकूमत की डेफिनेटली जो पार्टी है हमारी हुकूमत में, उसकी कोशिश होगी इनको डिवाइड करें, इनको स्ट्रेंथ ना होने दे। ये तो नॉर्मल पॉलिटिकल गेम चलती रहती है, इसमें कोई मेरा ख्याल है। लेकिन आज पीडीएम की सरबराही के लिए PMLN ने नाम दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। मौलाना फजलुर रहमान को बना तो दिया, लेकिन बिलावल साहब ने साथ ये भी कह दिया कि रोटेशन पे होंगे, सबको नुमाइंदगी मिलेगी, परमानेंट मौलाना साहब भी नहीं रहेंगे सरबराह के। मैं भी उसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही? देखिए, मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ जी। मुझे बड़ी बात जो मेरी समझ में आ रही वो ये है कि जो तीनों बड़ी जमातें हैं, पीडीएम का हिस्सा है, इन तीनों के अहदाफ मुख्तलिफ हैं, इन तीनों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। इन तीनों का जो एलामिया जारी हुआ है उस सबको अगर आप देख लीजिए, उसको ज्यादा तफसील से आप एनालाइज करें तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान का दुख क्या है, नून लीग कहाँ पे फंसी हुई है, और पीपल्स पार्टी का मसला क्या है। ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए, जो करे वो खैर बहरहाल इनका जमहूरी हक है। लेकिन जो देखिए, बात जब हम करने लगते हैं तो हमें यह बड़ा क्लियर होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी कि मोदी जीत जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोच रही है हमारे यहाँ पे थिंकर्स की कि अगर राइट विंगर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो आ जाए तो कश्मीर के बारे में फैसला कर सकते हैं। तो ख्याल ये था कि वो करेगा, लेकिन मोदी ने तो सब कुछ साबित कर दिया, क्योंकि मोदी के साथ जो जाती ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब बढ़ा रहे थे, मोदी साहब ने उसकी भी नफी कर दी। और अगर आप देखिए, हम तारीख में जाइए तो यह भी बड़ा वाज़ेह था कि जब राजीव गांधी पाकिस्तान तशरीफ आए थे तो उस वक्त कश्मीर हाईवे का, कश्मीर के सारे साइन मिटा दिए गए थे जहां जहां से उसने गुजरना था। तो हमें ये जब भाई शुरू हो जाते हैं इस चीज पे, इसलिए मैंने कहा था कि हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने के बजाय हम सिर्फ ये देखें कि इस जमात के, इसकी लीडरशिप की बातचीत से क्या हो रहा है इस वक्त, उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर जो इफेक्ट अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है तो वो हमारे लिए कंसर्न है। अगर हुकूमत नून लीग के पीछे पड़ी हुई है तो नून लीग का जो बयानिया पेश कर रहे हैं वो लगता है कि ये, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहिबा से भी बात की थी कि ये फिर अगर आप कह रहे हैं कि नैरेटिव जो है मुल्क के खिलाफ जा रहा है, इंतहाई खतरनाक नहज पर लेकर जा रही है PMLN, तो फिर बाकी जमातें क्या खड़ी रहेंगी साथ? देखिए, मेरे यही जो है ना परेशानी की बात है। पीस पार्टी एक जमाने में तो पूरी मुल्कगीर जमात थी और पीस पार्टी के बारे में किसी को यह शक नहीं था कि वो सिर्फ पाकिस्तान की सियासत नहीं करेगी। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं पीस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जो पाकिस्तान उनका बयानिया ही पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है इस वक्त, चाहे वो जान के कर रहे हैं या कुछ कर। देखिए, एक चीज में और ज्यादा अच्छा डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है आर्मी की सीनियर लीडरशिप को। पाकिस्तान की जो जूनियर लीडरशिप या जो रैंक एंड फाइल है उसके और उसकी लीडरशिप के दरमियान ड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब क्या है? जी, मैं क्या वजह क्या है इसकी? अगर ये खुदा न खास्ते ही कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान की फौज के अंदर इस किस्म का कोई पैदा हो जाता है तो ये मुल्क कहां पे जाएगा? इसका क्या ये मुल्क का फायदा कर रहे हैं इस चीज के लिए? जब आपने वो मिसाइल की बात कर दी, उसको अंदाजा नहीं है कि मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उनको पता है प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को कि कहां से बनी, कैसे बनी, हमारे लोगों के। इसके लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है। सादिया, मैं जानता हूं, मैं गवाह हूं इस चीज का।
लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की ठीक है। सब कुछ हासिल अच्छा, करने के लिए, डॉक्टर पाकिस्तान साहब को अभी देने कुछ के लिए। कहना चाह रही हैं, मैं ब्रेक से वापस आके डॉक्टर नफीसा शाह का भी जवाब लेती हूँ, वो भी कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। आप कह रहे हैं कि जी जो नैरेटिव इस वक्त पीएमएलएन की तरफ से उठाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब ने भी जिस तरह से कहा कि जी मिसाइल उधर गिरा, हमने पकड़ लिया, हमने दे दिया इंजीनियर्स को कि जी ऐसा बना दो, ये जो चीज़ें बाहर रखी जा रही हैं, ये नैरेटिव अगर मुल्क के लिए ख़तरनाक आगे जाके होता है तो फिर सियासी जमातें दीगर साथ देंगी या नहीं देंगी, इस पर बात कर रहे थे हम। एक वक्फे के बाद मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से जवाब लेके फिर इकट्ठा आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, जो अभी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्कगीर जमात रही है, और अगर ये वाकई मुल्क दुश्मन एक जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है उनका साथ देती हैं तो हैरत होगी। जनरल साहब ने जो बात की, एंड यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे पता नहीं है कि ये मुल्क दुश्मन, मैं एक बार फिर उनको कहूंगी कि ये जो 26 नुकात हैं जनरल साहब, ये पढ़ लें आप। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिमांड करना मुल्क के खिलाफ है? क्या बलूचिस्तान के लिए हुकूक डिमांड करना और गिलगित बल्तिस्तान के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिमांड करना मुल्क के खिलाफ है? क्या सहाफ़ियों के लिए राइट्स डिमांड करना मुल्क के खिलाफ है? क्या 18th अमेंडमेंट और वफाक में जो सूबों के हुकूक हैं और वो बैलेंस है उसका डिमांड करना, क्या वो मुल्क के खिलाफ है? क्या जो ह्यूमन राइट्स इस वक्त पामाल कर रही है और जो नैब गर्दी हो रही है और नैब के आड़ में जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्या वो मुल्क के खिलाफ है? इसमें कौन सी चीज है जो मुल्क के खिलाफ है? हमने तो देखें, अगर मियां साहब की कोई तरीकेकार पर आपको इख्तिलाफ है वो दूसरी बात है। जो हमारी कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट उस डॉक्यूमेंट के साथ है, और अगर मुझे बता दें उस डॉक्यूमेंट में एक लफ्ज भी ये मुल्क की जमहूरियत की जमानत है ये डॉक्यूमेंट। ओके, नवाज शरीफ साहब के तरीक़ाकार से आप कह रही हैं कि इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर वो पढ़ लिए जाएं। फ़ारूक हबीब चला रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब, ये आज जो बात जनरल्स रियलाइज दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके फ़ारूक हबीब साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ जो हैं वो भारत के ईमा पे चल रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, आज फिर उन्होंने ये बात की है और कह रहे हैं कि जी हमारे जितने पीटीआई के लोग हैं वो इनको एक्सपोज करें, बताएं। आप लोग क्या करेंगे अब ये, क्योंकि इनकी तहरीक का आगाज़ तो हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है, 11 अक्टूबर को जलसा करने जा रहे हैं, तो हुकूमत क्या करने का सोच रही है? रोकेगी जलसे, क्या करेगी? देखें बात ये है, को हिदायत मिली है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। देखें बात ये है कि ये जितनी बातें नवाज शरीफ ने की हैं, ये की तो एपीसी के फोरम के ऊपर हैं, उसके बाद फिर उन्होंने टीवी के ऊपर आके इस किस्म की बातें शुरू कर दी पकड़ के। देखिए, बात ये समझने की ज़रूरत ये है कि आप सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा जो है, 1 पॉइंट एजेंडा ये है जो इन्होंने साबित किया फैटफ की कानून साजी के दौरान, कि आपको पता है कि 11 नैब के रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, 23 इंक्वायरीज चल रही हैं, 16 इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जो आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस हैं उसमें से 25 अरब रुपया तो नैब रिकवर कर चुकी है, बहुत सारे उनसे मुंसलिक केसेस से जो लोगों से। आप मुझे ये बताएं कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा ये है जो फैटफ के ऊपर इन्होंने एनआरओ प्रेजेंट किया, जो फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के इनके अपने बड़े सरकर्दा नुमाइंदा हैं, और उसके ऊपर पीएमएलएन भी एग्रीड थी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट पे ऊपर अमल दरामद का मतलब ये था कि एनआरओ दे दो, नैब के इदारे को बंद कर दो और ये तमाम तर केसेस को बंद कर दो। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल के ऊपर इन्होंने कहा कि नैब को निकाल दो। अब मुझे आप ये बताएं कि इनका तमाम तर ये जितनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज हैं, इसका महवर जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से हम इदारों को दबाव पे लेकर आएं और हम एनआरओ हासिल कर लें या एहतसाब का अमल जो है वो बंद हो जाए। जो जुबान नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की है, अगर इख्तलाफ है तो उसके इख्तलाफ के ऊपर पीपल्स पार्टी खुद ब खुद उसके ऊपर बात करे। हमें मोदी की बात कहते हैं। मुझे ये बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर पहली बार मोदी की जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी उसको एक्सपोज किया, पूरी दुनिया में बताया। आज इमरान खान के नाम लेने के बाद पूरी दुनिया के अंदर मोदी
जो रुस्वा हो रहा है, जितना वेस्टर्न मीडिया है, डेली किसी ना किसी बड़े अखबार के अंदर मोदी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल आता है। ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मोदी के कश्मीर में होने वाले इकदामात की मुखालफत कर रही है। मोदी को ना कश्मीर के अंदर से जो जमातें भारत के साथ हुआ करती थी कश्मीर के अंदर, वो आज उनके खिलाफ हो चुकी है। आज भारत जो है, आज कश्मीर, एक मिनट, बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि जी मरियम बीबी 15 दिनों में 2 मुलाकातें कर लेती हैं भारतीय शहरी के साथ, पाकिस्तान में वहां नवाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं। सो ये बेहतर होगा कि आप वो जो एविडेंसेस है ना, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इस पे कोई स्टैंड ले या सोचे, तो सबके सामने रख दें कि जी ये है शवाहिद, ये हैं एविडेंसेस, वो बेहतर हो जाएगा सबके लिए अगर वाकई ऐसा है। देखें बात यह है, देखें बात यह है, ये एविडेंस की बात करते हैं। आप बिलावल की तकरीरें निकालें जो जलसों के अंदर की थी, किसने कहा था मोदी के यार को एक धक्का और दो? मुझे आप बताएं, ये बातें ये नहीं करते रहे। आज अपनी करप्शन बचाने के लिए, एनआर हासिल करने के लिए इन्होंने मुक्का कर लिया है। आज एक मिनट दोनों तरफ से, लेकिन अभी क्योंकि इकट्ठे हो गए ना सब। एक मिनट जो इकट्ठे हो गए हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं। इकट्ठे होने की वजह यह है कि तोशाखाना केस भी है, आसिफ अली जरदारी साहब भी BMWs ले रहे हैं, जाते जाते नवाज शरीफ को भी BMW में एक गिफ्ट दे देते हैं कि आप भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। अब मुझे आप ये बताएं, जिस किस्म का इस मुल्क के अंदर, आप मुझे बताएं आज शहबाज शरीफ के लिए रैली की गई है, क्या किसी बंदे को जिसको एहतसाब का सामना है, जिसने चोरी की हो, मुल्क को लूटा हो, अपने 17 हज़ार के मुलाजमीन के नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की हो, टीटियां लगाई हो, जाली अकाउंट्स बनाए हो, क्या उनके लिए भी रैलियां निकला करती हैं? आप मुझे ये बताएं, किसी मुहज्जब मुल्क के अंदर, मुहज्जब डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर ये सिस्टम होता है? ये जमहूरी जमातें नहीं है, ये तो जो है वो क्रुक्स इकट्ठे हुए हैं जो इस मुल्क के निजाम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे एक बताएं, नवाज शरीफ, एक मिनट जी, आप देखें हमला भारत में होता है, FIR गुजरांवाला में काट लेते हैं नवाज शरीफ, FIR गुजरांवाला में नवाज शरीफ दर्ज करवा देते हैं। अभी तो भारत सबूत भी नहीं देता, आप FIR गुजरांवाला में दर्ज करवा लेते हैं। आपका जो है वो किम बारकर की किताब निकालें, अजमल कसाब का पता भारत को बताने वाला कौन है? अब अजमल कसाब आज तक साबित नहीं हो सका उसका पाकिस्तान से ताल्लुक था नहीं था, आज तक भारत सबूत नहीं दे सका, तो आप क्यों आगे बढ़ के उनको ये तमाम तर चीजें करते थे? तो ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो मियां नवाज शरीफ के जो मोदी के साथ रवाबित हैं, उन रवाबित के ताल्लुकात जो हैं वो सामने आते हैं, उनके ऊपर सवालात उठते हैं, उसके ऊपर सवाल पूछना जायज बात है। सर, वो हम पूछते हैं तो जायज है, आवाम पूछती है जायज है, आप पूछते हैं तो जायज है। क्योंकि जहां आप लोग ये कह रहे हैं कि जनाब शवाहिद हैं इनकी मुलाकातों के भारतीय लोगों के साथ, वो आप अपनी जगह पर, लेकिन एक और मामला, मैं जनरल साहब पहले आप पे आपका रिस्पॉन्स उस पर चाहूंगी और फिर डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायरेक्टली इस चीज़ का विक्टिम भी रही है जब माजी में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से पंजाब कार्ड इस्तेमाल किया जाता था और जैसे नारे के जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग, ये नारे चले। जनरल साहब, तुमने शहबाज शरीफ पे नहीं पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। देखिए, एग्जैक्टली जो मैं पहले बात कर रहा था, डॉक्टर साहिबा शायद मेरी बात पूरी तरह समझी नहीं। PDM का एलामिया एक तरफ रखिए, आप जो बातें हो रही हैं, जो हो रहा है उसका आप दूसरी तरफ रखिए। ये जो आज बात हुई है, साद रफीक ने जो बात की है, ये इस मुल्क में इतना बड़ा डिवीजन लाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क में आग लगाने की जो कोशिश की जा रही है, यही मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो अपनी दौलत बाहर लेकर गए हैं वो इस वक्त उन मुल्कों के गुलाम है। ये सादिया, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस गेम में रहा हूं, मुझे पता क्या होता है इसमें। वो उनके गुलाम है, उनके कहने पर होगा। इस वक्त पाकिस्तान को हर वो मुल्क नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान को अपनी राष्ट्रीय रुकावट समझता है। आप अमेरिका ले लीजिए, बरतानिया ले लीजिए, भारत ले लीजिए, जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है अब उनको ले लीजिए। ये जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये किसको फायदा पहुंचाएगा? इसको ये को बातें करने वाली आप पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी है। शहबाज शरीफ के इल्जाम है, हमारी हिस्ट्री बड़ी तल्ख है। खुद अपनी देखिए, ना सिर्फ गुजर चुके हैं इससे बहुत ज्यादा गलीज सियासत मैंने देखी है हमने इस मुल्क के अंदर। यही वजह है कि हमारे सियासतदान जो है वो बजाय इसके कि कोई असूल की सियासत करें या आगे लेके चले मुल्क को, वो इसी जगह अपने अपने मफादात के उसके दायरे में बंद है लोग, जिसकी वजह से आज मुल्क इस जगह पे खड़ा है हमारा। इसमें यह नहीं किसी और दूसरों का कसूर नहीं है, हम सब कसूरवार। लेकिन जब हम अपने सियासतदानों को वोट देकर 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं
और वो पाकिस्तान से बाहर जाके उनके जो लोग पाकिस्तान के अंदर ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर लेकर दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं जुबान, इन सब का मजमुआ लेके इफेक्ट देखिए। जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सारा कुछ कल्बिनेट करने की कोशिश की जा रही है। उस टाइम पे अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं, भारत को शह दी जाए, भारत आपकी सरहदों पर और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो, आप बताइए इस मुल्क का क्या होगा आपका? ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा ये जो जितनी भी बातें आपने की, पीडीएम का एलामिया आपने कहा, तमाम चीज़ें उसमें अच्छी हैं, जो भी 26 शिक्के हैं, अब जाहिर है उस चीज़ को साइड पे रखते हुए पीपल्स पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि डायरेक्टली इन चीज़ों से गुजर चुकी है माजी में भी, बीबी के लिए जो कुछ बातें होती रही हैं, अब ये बड़ा ख़तरनाक है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फिर आप एथनिक लाइन्स पे लेके जा रहे हैं, फिर डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं, फिर पंजाब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी जो आवाज़ है पीडीएम में, वो तो उठा सकते हैं कि भाई अगर हमने जमहूरियत के लिए और निज़ाम को स्ट्रेंथन करने के लिए तहरीक चलानी है, तो आप तो उसको मज़ीद ख़राब कर रहे हैं एथनिक लाइन्स पे ले जाके। देखिए, अभी मैं तो पहले रिस्पॉन्ड करूंगी जो पीटीआई के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं आपके पास, फारूक साहब, उन्होंने जो बात की जी, उन्होंने कहा कि ये बड़े ग्रुप्स हैं और ये एनआरओ चाहते हैं। तो ये कहानी तो इनकी इसलिए अब खोखली बन चुकी है कि गुज़िश्ता 2 सालों में हमने देखा कि कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा अपनों को, अपने एटीएम्स को, अपने कैबिनेट मेंबर्स को, अपने पार्टी के कारकुनों को, या अपने जो अमीर तबका है इनको, जो हैव्स हैं उनको एनआरओ देने से। दे हैव गिवन 6 एमनेस्टियाँ अभी तक। ये इन्होंने जो ये दूध वाले, इनको याद रहते थे कि इनके नामों पर अकाउंट्स बन रहे हैं, जो ठेले वाले ये याद करते थे, उनको उन्होंने दे दिया है एमनेस्टियाँ। जो पहली एमनेस्टी रिकॉर्ड पर है जो इन्होंने दी, वो बजट भी नहीं था, पता नहीं क्या था, एनीवे दे कॉल्ड इट द फाइनेंस बिल। उसमें पहली एमनेस्टी अलीमा बाजी को उन्होंने दे दी। उसका कभी उन्होंने, मैंने 1000 दफा ये कहा होगा, किसी इनके पैनलिस्ट को हिम्मत नहीं होती कि उसके ऊपर बताए कि उसको एमनेस्टी इन्होंने क्यों दी। उनके जाली अकाउंट्स नहीं थे सिलाई मशीनों के, सीसी के, कैसे वहां पहुंच गए। फिर इन्होंने एमनेस्टी दी जहांगीर तरीन को। कई सारे बेचारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, एजेड लोग, वो अभी तक ईसीएल पर एक लंबी फहरिस्त ईसीएल की उन्होंने डाल दी, लेकिन जहांगीर तरीन को मुल्क से इन्होंने रात के अंधेरे में निकाला। उसका कभी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया दैट अ पर्सन वांटेड इन सो मेनी केसेस एंड डिस्क्वालिफाइड, वो जहाँ के पैलेस में रह चुका है, तो उसके एनआरओ की ये नहीं बात करते। एक और एनआरओ जो उन्होंने खान साहब ने अपने आप और अपनी जमात को दिया है, वो फॉरेन फंडिंग केस है, वो स्टे ऑर्डर पर है। और दूसरा जो है ये बीआरटी का एनआरओ जो भी स्टे ऑर्डर पर है। इनके जब स्टे ऑर्डर्स खुलेंगे, जब ईसीपी खुलेगी, तो पता चलेगा कि मुहिबुल वतनी, और ये सुन रहे हैं जनरल साहब भी, उनको पता होगा जरूर, उनके अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज जरूर ये बताएंगे कि ये फॉरेन फंडिंग किससे ले रहे थे और इस फॉरेन फंडिंग का फिर मकसद क्या है, हु वाज गिविंग देम द मनी। क्यों नहीं ये खोलते अवाम के, ये कोई रिपोर्ट्स की बात करते हैं, फला रिपोर्ट, कोई और रिपोर्ट, इसके ऊपर जेआईटी बना दे, इसकी तो 50 रिपोर्टें निकल आएंगी। तो प्लीज हमें अब करप्शन का दर्स ना दे। ठीक है। ये सबसे बड़ी करप्ट जमात है, सबसे बड़ा माफिया है, सबसे बड़ा ग्रोह है जो पाकिस्तान के 20 करोड़। चलें, आप कह रही हैं पीटीआई सबसे बड़ी करप्ट जमात है और हमें दर्स ना दे करप्शन पे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब रह गया। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, मैं ब्रेक से वापस आके उसका जवाब जरूर आपसे लूंगी जो साद रफीक साहब का बयान है। पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, क्विकली अगर वो जो मैंने साद रफीक साहब पे चाहा था आपकी जमात का मौकफ आ जाए वो बता दीजिए, फिर मैं फारूक हबीब साहब की तरफ जाती हूँ। देखिए, वो देखिए हर कोई अपनी जमात का उनका वो जिम्मेदार है खुद। अगर पीएमएलएन पंजाब की अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही है, तो हमारे मुल्क में जमातें वो भी हैं जो नेशनलिस्ट हैं, जो बलोचियत पर या सिंधियत पर या पंजाबियत पर सियासत करती हैं, और वो है जो वफाकियत पर सियासत करती हैं।
तो वो अब खुद उसके ऊपर बात वो खुद करेंगे। इसमें कोई हर्ष नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या, देखिए पीपल्स पार्टी ने माजी में ये चीज देखी भी है, तो अगर कहीं पर किसी पंजाब कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है, एथनिक लाइंस पे बात की जाती है, एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो फिर आपकी जमात का कोई तो मौक़िफ़ होगा। जो मुल्क को खुदा न खास्ता, जैसे अगर मैं ये कहूंगी कि इस वक्त जो एलाइज हैं पीटीआई के, एमक्यूएम, उन्होंने जो रैली निकाली, वो भी तो मेरे नजदीक वो तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है। अगर आप सिंध जो है, सिंध सूबा फर्स्ट ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी जिसने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन आईनी जमहूरी लेजिस्लेटिव तरीके से पास कराई। तो जब आप उस सूबे की बात करेंगे तो क्या ये मुहिबुल वतनी है? इसको कौन इनकरेज कर रहा है? इसके पीटीआई चले एक पीडीएम ने के बाद ये टाइम तो आया कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की तरफ से पंजाब कार्ड को इस्तेमाल करने को भी क्रिटिसाइज नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियसली पीडीएम में इकट्ठे फरूख हबीब साहब नहीं कर। देखें बात यह है सादिया, इनका एक मसला है, मैंने आपको पहले ये कहा कि इनका एक मुश्तरका मसला है। सब ने अपनी आंखों के ऊपर जो है वो एनआरओ की पट्टी बांध ली है। इनको एनआरओ चाहिए, उसके लिए ये इकट्ठे हो गए, ये एक दूसरे को कभी कंडेम नहीं करेंगे। मुझे आप ये बताएं ना, आज हमें एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन के ताने ना देना। आप तो अल्ताफ हुसैन को जो है परवान चढ़ाने वाले हैं, आप तो फीड करते थे। रहमान मलिक जाके उनकी कदम बोसी करके आया करते थे अल्ताफ हुसैन की। फॉरेन फंडिंग का हमें आप ताना ना दें। पीपल्स पार्टी तो दुम दबा के भाग गई है। आपका तो अपना केस इलेक्शन कमीशन के सामने लगा हुआ है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर रहा है कि अभी तक पिछले 3 साल से पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स में आने वाले पैसों का एक रिकॉर्ड भी नहीं दिया। इनके अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटर जनरल ने क्वालिफाई किए हुए हैं कि इनके अपने अकाउंट्स के अंदर हेर फेर है। मार्क सीगल अमेरिका के अंदर है, उसको ये पाकिस्तान के खजाने से जो है वो मार्क सीगल को पीपल्स पार्टी अपनी लॉबी करने के लिए यूएस के अंदर पैसे अदा करती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी आज भी जो है वो यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है इलेक्शन कमीशन के सामने। अभी तक इन्होंने जो है वो जवाब जमा नहीं करवाया। हमें फॉरेन फंडिंग का क्या ताना देते हैं? हम तो 40,000 डोनर्स का अपना रिकॉर्ड जमा करा चुके हैं। अलीमा खान तो कभी ना एमएनए बनी है, ना कभी मिनिस्टर बनी है, ना उस वक्त जब उनके ऊपर ये जायदाद बनी है उनके भाई वजीर आजम थे, वो तो वजीर आजम नहीं थे। अगरचे फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर केसेस मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर केसेस मौजूद हैं। इनके दौर के अंदर तो खुली छुट्टी थी, चाहे डॉक्टर आसिम करप्शन करे, चाहे वैस मुजफ्फर टप्पी जो है वो करप्शन करे, चाहे वो शर्जील नाम मेमन करप्शन करे। करप्शन की खुली छुट्टी थी। ओमनी शुगर मिल की 1 शुगर मिल से 11 शुगर मिले हो गई। देखें बात यह है कि इनको अपना मामला देखने की जरूरत है। जनरल साहब इस्तीफों की तरफ क्यों नहीं जाते? अपोजिशन अगर सीधा सीधा इस्तीफे दे दे तो वजीर आजम ने कहा है कि जी हम आज भी इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो इस्तीफे दे दें, फिर आप इलेक्शन करा लें। आप कहते हैं कि जी पहले धांधली हुई। देखिए इशू ये है कि अगर धांधली का जो शोर मचा रहे हैं ना, तो इनका अगर मौकफ ठीक है तो ये क्यों नहीं जाते इलेक्शन कमीशन के पास? इलेक्शन कमीशन में ऑन रिकॉर्ड है तकरीबन 92 दरखास्तें आई हुई हैं, उसमें से मोर देन हाफ जो पीटीआई ने जमा कराई हुई हैं। तो ये क्यों नहीं जाते उनके पास? जब अगले दिन ये खड़े थे वहां पे, जब में कम धांधली की दरखास्तें इस दफा आई हैं इलेक्शन कमीशन में, आई हैं, बहुत कम आई हैं। ये क्यों नहीं गए उसके पास? शासन की रिपोर्ट है। तो दूसरे देखें, ये बात मेरी बात कर लें प्लीज, मैंने आपकी बात में ली। तो इशू ये नहीं है। इशू मैं फरक हबीब साहब के साथ आई टेंड टू एग्री विद हिम कि इशू कुछ और है। मैंने पहले भी कहा था ना, हर एक का दर्द कुछ और है। आप देखिए, जब ये पीटीआई ने धरना दिया था तो जो जमातें उस वक्त ईवान के अंदर इकट्ठी होकर पीटीआई का मुकाबला कर रही थी, आज वही जमातें बाहर बैठी और पीटीआई अंदर है। अजीब सितमजरफी है इस वक्त की। इशू इनका बड़ा डिफरेंट है जी। इन सबको छोड़ दें, ठीक है, जमहूरियत के लिए करें जो करना चाहते हैं लोग, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के कहीं फिगर आउट करता है, पाकिस्तान के अवाम कहीं फिगर आउट करते हैं। आइन को क्या हुआ? आइन तो इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर। आइन पे काम हो रहा है सारा कुछ, आइन के मुताबिक ही कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं आइन के। वो कहते हैं कि जी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा ना, उनका इशू ये है। वो कहते हैं आइन पे नहीं चल रहा। तो आइन पे अमल दरामद किसने किया? ये मुझे बताइए, आइन पे कौन नहीं चल रहा? जाए सुप्रीम कोर्ट में। ये दुरुस्त है, जब हुकूमतों में थे तो वहां ऑब्वियसली मैंने पहले कहा कि कमजोरी है सियासी जमातों की कि तब आपने जमहूरियत पर और आइन पर मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं कराया, और अब अपोजिशन की तहरीक जो है उसका नतीजा क्या होगा ऑब्वियसली हम सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा और फ़रूख हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
है।